सुबह के 4 बजे दिल्ली के एक चौल में बने छोटे से एक कमरे के घर की छत से पानी टपक रहा था। 12 साल का कबीर अपनी आंखें कसकर बंद किए लेटा था ताकि उसकी नींद ना टूटे। लेकिन तभी उसकी माँ की तेज खांसी ने पूरे कमरे की खामोशी तोड़ दी। इतनी सूखी खांसी की लग रहा था जैसे सीना ही फट जाएगा। कबीर तुरंत उठकर माँ के पास भागा। माँ, आप ठीक तो हो? कंबल उड़ाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। माँ का माथा आग की तरह तप रहा था। 3 साल पहले पता चला था कि उन्हें एक बहुत गंभीर बीमारी है। तब से उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। हाथों की उंगलियां सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थीं। होठों का रंग भी पूरी तरह उड़ चुका था। एक वक्त था जब पूरे मोहल्ले में उनकी खूबसूरती की बातें होती थीं। कबीर ने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। नाखूनों तक हाथ नीला पड़ चुका था। माँ, आपको दवा लेनी है? कबीर जल्दी से पानी का गिलास लेकर आया, लेकिन दवा की शीशी पूरी तरह खाली थी। कोई बात नहीं कबीर, मैं ठीक हूँ। माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी वो मुस्कान कबीर के दिल में चुभ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अस्पताल का बिल भरे हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। पिछले महीने अस्पताल से फोन आया था, अगर अगले महीने तक बिल जमा नहीं हुआ तो इलाज बंद करना पड़ेगा। वो फोन कबीर ने माँ से छिपकर उठाया था। जी, हम जरूर पैसे जमा करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। 12 साल के उस बच्चे की आवाज में इतनी बेबसी थी कि कुछ पल के लिए दूसरी तरफ भी सन्नाटा छा गया। फिर एक लंबी सांस की आवाज आई और फोन कट गया। अगर पापा जिंदा होते तो हम ऐसे नहीं जी रहे होते। कबीर की नजर दीवार पर लगी अपने पापा की फोटो पर चली गई। 3 साल पहले उसके पापा राजीव यादव की मौत हो गई थी। उन पर झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके कुछ ही वक्त बाद एक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। तब कबीर सिर्फ 8 साल का था। पापा के अंतिम संस्कार वाले दिन वो माँ का हाथ पकड़कर बहुत देर तक रोता रहा था। उसे आज भी पापा के गले लगने की गर्माहट याद थी। गाल पर चुभने वाली उनकी हल्की दाढ़ी और कान में धीरे से कही गई आखिरी बात, कबीर, तुम बहुत खास बच्चे हो। यही उनके आखिरी शब्द थे। इन्हीं शब्दों ने कबीर को हर मुश्किल में हिम्मत दी थी। सुबह के 7 बजे कबीर स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। वो रोज वही पुराने कपड़े पहनता था। उनकी आस्तीन अब छोटी पड़ चुकी थी, जिससे उसकी पतली कलाइयां साफ नजर आती थी। कबीर, ये लेते जाओ। माँ ने कांपते हाथों उसके हाथ में 20 रुपए का एक नोट रख दिया। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? कल कुछ खाली बोतलें बेच दी थी बेटा, आज कैंटीन में कुछ खा लेना। कबीर की आंखें भर आईं। पिछले हफ्ते तक खाने की इतनी टेंशन नहीं थी। फाउंडेशन की तरफ से गरीब बच्चों की मदद हो जाती थी। लेकिन अचानक वो मदद बंद हो गई। क्यों बंद हुई, किसी को कुछ पता नहीं था। कैंटीन में खाना खाने के 45 रुपए लगते थे। माँ के दिए हुए 20 रुपए उससे आधे भी नहीं थे। रहने दो माँ, मुझे आज भूख नहीं है। कबीर ने वो 20 रुपए का नोट वापस माँ के हाथ में रख दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गली में चलते हुए उसने अपना पेट पकड़ लिया। भूख से उसका पेट जोर जोर से आवाज कर रहा था। पिछली रात भी उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया था। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार पेट भरकर खाना कब खाया था। ए भिखारी! पीछे से उसकी क्लास का लड़का रजत जोर से चिल्लाया। तूने भी पैसे नहीं दिए ना? आज खाना मत खाना, शर्म आनी चाहिए। रजत हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ आगे निकल गया। कबीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगर लड़ाई हो जाती तो स्कूल से माँ के पास फोन जाता और वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाती। सिर झुकाकर कबीर अपनी क्लास में चला गया। हमेशा की तरह खिड़की के पास सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया, जहां कोई उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता था। उसने डेस्क पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। दोपहर में खाने की छुट्टी हुई। कैंटीन के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कबीर दूर खड़ा बच्चों को देख रहा था। गरम कड़ी की खुशबू, अचार की महक और ताजे चावल की भाप उसके पास तक आ रही थी। उसके मुंह में पानी भर आया। वो ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं रह पाया। वो मुड़कर सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। नल खोलकर उसने लगातार कई घूंट पानी पी लिया। ठंडे पानी से कुछ देर के लिए उसका खाली पेट भर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही भूख शुरू हो गई।
तभी बाथरूम के बाहर दो टीचरों की बातें उसके कानों में पड़ी। फाउंडेशन की मदद बंद होने के बाद गरीब बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या करें? ऊपर से अचानक ऑर्डर आया था, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। कबीर ने अपनी सांस रोक ली। आखिर फाउंडेशन ने अचानक मदद क्यों बंद कर दी? उसकी मुट्ठियां गुस्से से कांपने लगीं। शाम के 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई। स्कूल से निकलते ही कबीर ने रद्दी वाला ठेला उठा लिया। ये ठेला उसने मुन्ना चाचा की कबाड़ी की दुकान से उधार लिया था। कबीर आज भी मेहनत से काम करना। मुन्ना चाचा ने दुकान के बाहर खड़े होकर मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। चेहरे से वो सख्त लगते थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। जी मुन्ना चाचा, आज बहुत सारी रद्दी लेकर आऊंगा, कबीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। सुबह से उसने पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। वो गली गली घूमकर रद्दी बीनने लगा। गत्ते के डिब्बे, पुराने अखबार, फटे पोस्टर, जो भी बेचने लायक मिलता वो सब अपने ठेले पर रखता जाता। एक कागज के तेज किनारे से उसका हाथ कट गया और खून निकलने लगा। कबीर ने तुरंत उंगली मुंह में दबाई और बिना रुके आगे बढ़ गया। बस थोड़ा सा और रद्दी मिल जाए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। उसके ठेले पर रद्दी का बड़ा ढेर लग चुका था। अगर आज 500 रुपए मिल गए तो माँ की दवा आ जाएगी। तभी उसकी नजर समर ग्रुप के हेड ऑफिस पर पड़ी। 30 मंजिला ऊंची बिल्डिंग की कांच की खिड़कियों पर डूबते सूरज की रोशनी चमक रही थी। यही वही समर ग्रुप फाउंडेशन था जो उसके स्कूल की मदद करता था। कबीर बिल्डिंग के पीछे वाली गली में चला गया। वहां अक्सर बहुत सारी रद्दी फेंकी जाती थी, लेकिन आज वहां कुछ अलग ही नजर आ रहा था। पिछले दरवाजे के पास काले रंग के कई बड़े बैग रखे हुए थे। वो कचरे के बैग जैसे नहीं लग रहे थे। उनमें श्रेडर मशीन से काटे गए हजारों कागज के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए थे। कबीर उत्सुक होकर उनके पास गया। उसने एक बैग खोला तो हजारों कागज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। ये क्या है? उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। वो 5 मिलीमीटर से भी छोटा था। कोई आम इंसान उसे देखकर आगे बढ़ जाता, लेकिन उसी पल कबीर के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। बचपन से ही कबीर के पास एक खास क्षमता थी। वो किसी भी चीज को एक बार देख लेता तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलता था। जैसे उसका दिमाग हर चीज की फोटो खींचकर हमेशा के लिए सेव कर लेता हो। डॉक्टर ने इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहा था। पहली बार इसका पता तब चला था जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसकी माँ ने उसे कहानी की किताब पढ़कर सुनाई थी। किताब खत्म होने के बाद उसने पूरी कहानी बिना एक भी गलती के दोहरा दी थी, जबकि वो तब पढ़ना भी नहीं जानता था। उस दिन के बाद से कबीर को एक बार देखी हुई हर चीज हमेशा याद रहती थी। स्कूल की किताबें, दुकानों के बोर्ड, रास्ते से गुजरती गाड़ियों के नंबर, सब कुछ उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता था। उसका दिमाग किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यही ताकत किसी दिन इतने बड़े काम आएगी। कम से कम आज से पहले तक तो बिल्कुल नहीं। कबीर ने उन कागजों के टुकड़ों पर तेजी से नजर दौड़ानी शुरू कर दी। उसकी आंखें बहुत तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। उसके दिमाग में हजारों टुकड़े अपने आप एक बड़ी पहेली की तरह जुड़ने लगे। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन टुकड़ों को जोड़ने पर उसके सामने एक पूरा दस्तावेज बन गया। समर फाउंडेशन मिड डे मील सहायता प्रस्ताव, 50 लाख रुपए। 50 लाख? कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। दस्तावेज में साफ लिखा था कि फाउंडेशन ने मिड डे मील के लिए पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। अगर पैसे दिए गए थे तो फिर स्कूल में खाना क्यों बंद हो गया? तभी अचानक बिल्डिंग का पिछला दरवाजा जोर से खुला। अरे कौन है वहां? सिक्योरिटी गार्ड की तेज आवाज पूरी गली में गूंज गई। टॉर्च की तेज रोशनी सीधे कबीर के चेहरे पर पड़ी। कबीर ने तुरंत कागज के कुछ टुकड़े अपनी मुट्ठी में दबाए और पूरी ताकत से भाग पड़ा। ठेला, रद्दी, सब कुछ वहीं छूट गया। उसके दिमाग में सिर्फ वही नंबर घूम रहा था, 50 लाख। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। आखिर वो 50 लाख गए कहाँ?
उस रात आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। कबीर मुन्ना चाचा की कबाड़ी की दुकान के छज्जे के नीचे बैठा कांप रहा था। उसने ठेला खो जाने की बात मुन्ना चाचा को बता दी थी। कोई बात नहीं बेटा, ठेला ही तो था। मुन्ना चाचा ने अपने खुरदरे हाथ से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आज कमाई नहीं हुई तो क्या हुआ, कल फिर मेहनत कर लेना। लेकिन कबीर के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। उसके दिमाग में एक साथ कई बातें घूम रही थीं। माँ की दवा, अस्पताल का बढ़ता बिल, घर में कल के लिए चावल का एक दाना तक नहीं था, और दूसरी तरफ समर ग्रुप के मिड डे मील वाले पूरे 50 लाख रुपए। आखिर वो पैसा गया कहाँ? काका, मैं चलता हूँ, माँ चिंता कर रही होगी। कबीर ने प्लास्टिक की एक थैली सिर पर डाली और बाहर निकल गया। बारिश की तेज बूंदें उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। गली से निकलकर वो बड़ी सड़क पर आया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी बारिश में धुंधली सी लग रही थी। तभी एक अंधेरी गली के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कबीर ने कदम रोक दिए और अंधेरे में झांक कर देखा। कोई इंसान था, कोई जमीन पर गिरा पड़ा था। वो धीरे धीरे उसके पास गया। एक बूढ़े आदमी थे, सफेद बाल बारिश में भीगकर माथे से चिपक गए थे। उन्होंने महंगा सूट पहन रखा था जो पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था। अंकल, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। उनकी आंखें आधी बंद थी और होंठ नीले पड़ चुके थे। अंकल, कबीर ने उनके कंधे को हिलाया। बूढ़े आदमी ने हल्की सी कराह निकाली। आह, वो जिंदा थे। तभी बिजली चमकी और पूरी गली एक पल के लिए रोशन हो गई। बूढ़े आदमी के सूट के बाएं सीने पर बना लोगो साफ दिखाई दिया, समर ग्रुप। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। समर ग्रुप, वही कंपनी जिसने मिड डे मील की मदद बंद कर दी थी। कबीर ने बूढ़े आदमी का हाथ छोड़ दिया। वो एकदम पीछे हट गया। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। मदद करें या फिर इन्हें ऐसे ही छोड़ कर चला जाए। कबीर ने मुड़कर जाने की कोशिश की। तभी बूढ़े आदमी की जेब से कुछ नीचे गिरा, एक पुराना चमड़े का बटुआ। कबीर हिचकिचाते हुए झुका और बटुआ उठा लिया। जैसे ही उसने बटुआ खोला, उसका दिल धक्क से रह गया। अंदर एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक नौजवान साथ खड़े थे, बिल्कुल बाप बेटे जैसे। तस्वीर में जो नौजवान था उसे कबीर अच्छी तरह पहचानता था। घर के पुराने एल्बम में जिसकी फोटो देखकर उसकी माँ कभी कभी रो पड़ती थी, वो उसके पापा राजीव यादव की जवानी की तस्वीर थी। ये यहाँ कैसे? कबीर के हाथ कांपने लगे। इस आदमी के पास पापा की तस्वीर क्यों है? कबीर ने फिर से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। तभी एक बार फिर बिजली चमकी। इस बार उसकी नजर बूढ़े आदमी की कलाई पर जाकर टिक गई। कलाई के अंदर की तरफ एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा निशान था जो बिल्कुल कन खजूरे जैसा दिख रहा था। कबीर की सांस जैसे वहीं रुक गई। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ये निशान, इसके बारे में उसने कहीं पहले सुना था। पापा के गुजरने से कुछ दिन पहले की बात थी। उस दिन वो खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से बोले थे, मेरे पिताजी की कलाई पर एक निशान था। फिर हल्की सी उदास मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। जब मैं छोटा था तो वो मुझे कंधे पर बैठाकर पहाड़ पर ले जा रहे थे। तभी उनका पैर फिसल गया। मुझे बचाने के चक्कर में उनकी कलाई जमीन से बुरी तरह टकरा गई। कबीर ने पूछा था, क्या दादाजी को बहुत चोट लगी थी? पापा ने सिर हिलाते हुए कहा था, हाँ। उनकी कलाई पर कन खजूरे जैसा एक निशान बन गया था। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई थीं। फिर बोले थे कि पिताजी उस निशान को अपना तमगा कहते थे। कहते थे बेटे को बचाते हुए मिला है, इसलिए इस पर गर्व है। दादाजी के बारे में पापा की कही हुई ये आखिरी बात थी। कुछ ही दिनों बाद एक हादसे में पापा की मौत हो गई, लेकिन कबीर ये बात कभी नहीं भूला। वो एक बार जो सुन लेता था उसे जिंदगी भर याद रहता था। कन खजूरे जैसा निशान, बेटे को बचाने में मिला तमगा। इस बूढ़े आदमी की कलाई पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा पापा ने बताया था। कबीर की आवाज कांपने लगी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसे पूरा यकीन नहीं था दुनिया में ऐसे निशान किसी और के भी हो सकते थे, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई से एक अजीब सी भावना उठ रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रहा था।
वो इस आदमी को पहली बार देख रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों अपना सा लग रहा था, जैसे कोई बहुत गहरा रिश्ता हो। उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। उसने फिर से उस बूढ़े आदमी का चेहरा ध्यान से देखा। बारिश से भीगा हुआ चेहरा, झुर्रियों से भरी आंखें, सीधी नाक, कसकर बंद होंठ, सब कुछ कहीं न कहीं जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे वो उन्हें बरसों से जानता हो। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, आप दादाजी हैं? कोई जवाब नहीं आया। बूढ़े आदमी की आंखें बंद थीं और बस हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। कबीर ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। उसे कुछ भी पक्का नहीं पता था, लेकिन वो उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके अंदर से बस एक ही आवाज आ रही थी, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, पहले इन्हें बचाना होगा। उसने खुद से कहा, चाहे ये मेरे दादाजी हो या ना हो, लेकिन पहले इनकी जान बचानी जरूरी है। उसे समझ आ गया था कि अकेले ये सब नहीं हो पाएगा। उसे मदद चाहिए थी और इस वक्त उसे सिर्फ मुन्ना चाचा का ही ख्याल आया। अंकल, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इतना कहकर कबीर बारिश को चीरता हुआ दौड़ पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह से उसने पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था। पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो भागता हुआ कबाड़ी की दुकान पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। चाचा, चाचा जल्दी खोलिए। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला और सामने मुन्ना चाचा खड़े थे। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? फिर क्यों आ गया? कबीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। दादाजी नहीं, एक आदमी गली में गिरा पड़ा है। मुन्ना चाचा चौंक गए। क्या? कबीर हाँफते हुए बोला, मुझे लगता है वो मेरे दादाजी हैं। मुन्ना चाचा हैरानी से उसे देखने लगे। ये अचानक क्या बोल रहा है? कबीर ने जल्दी जल्दी कहा, उनकी कलाई पर बिल्कुल वही कनखजूरे जैसा निशान है जैसा पापा ने बताया था। मुन्ना चाचा बोले, सिर्फ निशान देखकर कैसे मान ले? कबीर ने तुरंत कहा, उनके बटुए में पापा की जवानी की फोटो भी थी। उसने मुन्ना चाचा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मुन्ना चाचा कुछ पल तक उसे देखते रहे। बारिश में भीगा हुआ कबीर और भी छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, जैसे उसने ठान लिया हो कि अब पीछे नहीं हटेगा। चाचा प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर मुन्ना चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, कहाँ है वो? दोनों बारिश में भागते हुए उसी गली में पहुंचे। बूढ़ा आदमी वहीं पड़ा था। मुन्ना चाचा ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया और कबाड़ी की दुकान के गोदाम तक ले आए। वहां उन्हें लिटाकर उनके भीगे हुए कपड़े उतारे, एक पुराना कंबल उड़ाया और हीटर चला दिया। कबीर उनके पास ही बैठ गया। वो लगातार उनके पीले पड़े चेहरे को देख रहा था। उसका दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। पता नहीं क्यों उस बूढ़े आदमी से उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोला, प्लीज उठ जाइए। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। अगर आप सच में मेरे दादाजी हैं तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन बूढ़ा आदमी होश में नहीं आया। आखिर किसने उन्हें इस हालत में पहुंचाया था? और क्या सच में वही कबीर के दादाजी थे? उसी वक्त समर ग्रुप के हेड ऑफिस के सिक्योरिटी रूम में सुरजीत कुमार सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देख रहा था। उसने कहा, इस सीन को दोबारा चलाओ। सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो रिवाइंड किया। स्क्रीन पर एक छोटा लड़का फटे हुए कागज के बैग को खंगाल रहा था। तभी गार्ड आता दिखा और लड़का तुरंत वहां से भाग गया। भागते वक्त उसकी मुट्ठी में कुछ दबा हुआ था। स्क्रीन के कोने में एक पुराना ठेला भी दिख रहा था, जिसके साइड में लिखा था, मुन्ना कबाड़ी वाला। सुरजीत कुमार की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, इस लड़के ने कुछ उठाया है। कागज के टुकड़े, उसी बैग में रुपए के गबन के सारे सबूत थे। अगर वो बाहर निकल गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसने गुस्से में कहा, अभी के अभी उस कबाड़ी वाले का पता निकालो। उधर गोदाम में कबीर अभी भी बूढ़े आदमी के पास बैठा था। धीरे धीरे उनके चेहरे पर थोड़ा रंग लौटने लगा था। तभी कबीर की नजर जमीन पर पड़े बटुए पर गई। उसने उसे उठाया और फिर से खोलकर देखने लगा। अंदर एक बिजनेस कार्ड था, आदेश यादव, चेयरमैन समर ग्रुप। ये पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। यह आदमी समर ग्रुप का चेयरमैन था। फिर उसने एक और कार्ड मिला, सुरजीत कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर समर ग्रुप। कबीर की सांस जैसे रुक गई। यही नाम उसने आज दोपहर उन श्रेड किए हुए कागजों में देखा था।
जिन 50 करोड़ रुपयों का पैसा ट्रांसफर हुआ था वो अकाउंट इसी आदमी का था। कबीर के दिमाग में सारी बातें एक साथ जुड़ने लगीं। यही वो आदमी है जिसने मिड डे मील के पैसे चुराए थे। तभी बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मुन्ना चाचा ने खिड़की से बाहर झांका। 3 काले रंग की गाड़ियां गोदाम के बाहर आकर रुक चुकी थीं। उनमें से काले सूट पहने कई आदमी उतरे। सबसे आखिर में एक अधेड़ उम्र का आदमी महंगा कोट पहनकर बाहर निकला। कबीर ने घबराकर कहा, चाचा, दादाजी को छिपाना होगा। इन लोगों को इनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुन्ना चाचा ने बिना देर किए सिर हिलाया। गोदाम के एक कोने में रद्दी के बड़े ढेर के पीछे तिरपाल से ढकी एक जगह थी। उन्होंने बूढ़े आदमी को उठाकर वहां लिटा दिया। फिर कबीर ने उनके ऊपर तिरपाल डाल दिया और सामने गत्ते के डिब्बे लगा दिए। बाहर से देखने पर वो बस रद्दी का एक साधारण सा ढेर लग रहा था। तभी गोदाम का दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। दरवाजा खोलो! मुन्ना चाचा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। काले सूट पहने कुछ आदमी अंदर घुस आए। उनके बीच से सुरजीत कुमार अंदर आया। उसने ठंडी नजर से पूरे गोदाम को देखा। यही मुन्ना कबाड़ी वाले की दुकान है? हाँ हाँ है, लेकिन क्या काम है? मुन्ना चाचा ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। सुरजीत कुमार की नजर जाकर कबीर पर टिक गई। आज शाम हमारी कंपनी के पीछे रद्दी बीनने वाला लड़का यही है ना? कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस लड़के के पास जो कागज के टुकड़े हैं वो कहाँ हैं? सुरजीत कुमार ने सख्त आवाज में पूछा। हमारी कंपनी के पीछे श्रेडर वाले कागज खगाल रहा था और कुछ मुट्ठी में भरकर भाग गया था। उनमें बहुत जरूरी जानकारी है, फौरन निकालो। मुन्ना चाचा अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। मुझे कुछ नहीं पता। सुरजीत कुमार ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे पूरे गोदाम की तलाशी लेने लगे। रद्दी के ढेर इधर उधर बिखरने लगे। गत्ते के डिब्बे फेंकने लगे। धीरे धीरे वे उसी तरफ बढ़ने लगे जहां दादाजी छिपे हुए थे। अरे वो क्या है? एक आदमी ने तिरपाल से ढके ढेर की तरफ इशारा किया। कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। तभी मुन्ना चाचा ने पास रखा ठेला जोर से धक्का दे दिया। ठेला सीधे उन आदमियों के सामने जाकर रुक गया। मेरे काम की जगह पर यह गुंडागर्दी कैसी? निकलो यहां से! जब तक मुन्ना चाचा उनका ध्यान भटका रहे थे तब तक कबीर चुपचाप गोदाम के कोने में पहुंच गया। वहां बेकार के कागजों का ढेर पड़ा था, अखबार, पोस्टर और फटे हुए डिब्बे। कबीर ने उन कागजों का एक बड़ा गट्ठर उठाया और हीटर की तरफ बढ़ गया। एक पल के लिए वो रुका, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने सारे कागज हीटर में डाल दिए। भक! आग की लपटें अचानक बहुत ऊंची उठ गईं। कुछ ही सेकंड में पूरे गोदाम में धुआं फैल गया। सबकी नजर हीटर की तरफ चली गई। कबीर हीटर के सामने खड़ा था। सुरजीत कुमार ने भौहें सिकोड़ ली। ये लड़का ये क्या कर रहा है? उसी पल कबीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं डर गया था, इसीलिए सब जला दिया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसकी नाक से पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई डरा हुआ बच्चा हो। सुरजीत कुमार का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। क्या कहा? जो कागज मैंने उठाए थे उनमें बहुत डरावनी बातें लिखी थी, इसलिए मैंने सब आग में डाल दिया। सुरजीत कुमार तेजी से हीटर के पास पहुंचा। आग में सारे कागज पूरी तरह जल चुके थे। अब वहां सिर्फ राख और कुछ जले हुए टुकड़े बचे थे। कुछ भी पहचानना नामुमकिन था। सुरजीत कुमार के चेहरे पर गुस्सा भी था और राहत भी। सर, अब चलना चाहिए। सबूत जल गए तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। सुरजीत कुमार ने एक बार फिर पूरे गोदाम पर नजर दौड़ाई। उसे कुछ भी शक वाली चीज नहीं दिखी। उसने अपना कोट ठीक किया और मुड़ गया। चलो। काले सूट वाले सारे आदमी बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में गाड़ियों की आवाज भी दूर चली गई। पूरे गोदाम में फिर से सन्नाटा छा गया। तू ठीक है ना? मुन्ना चाचा ने आकर कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने सिर उठाया। उसके रोते हुए चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। चाचा, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना? मुन्ना चाचा हल्का सा मुस्कुरा दिए। बहुत होशियार है रे तू। कबीर तुरंत उठकर रद्दी के ढेर की तरफ भागा। दादाजी! उसने तिरपाल हटाया, गत्ते के डिब्बे हटाए। बूढ़े आदमी अंदर सुरक्षित लेटे हुए थे। कबीर ने राहत की लंबी सांस ली। वो दादाजी के पास बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले उसने सुरजीत कुमार को कहते सुना था, पता नहीं वो बूढ़ा खूसट कहाँ मर गया होगा।
अब कबीर को पूरा यकीन हो गया था, दादाजी को इस हालत में पहुंचाने वाला यही आदमी था। उसने मन ही मन कहा, देख लेना, मैं पूरा सच दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। कबीर दादाजी का हाथ पकड़े पकड़े वहीं सो गया। तभी उसे अपने हाथ में हल्की सी हरकत महसूस हुई। वो घबराकर उठ बैठा। दादाजी की उंगलियां हिल रही थीं। दादाजी! बूढ़े आदमी की पलकों में हलचल हुई। फिर उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उनकी धुंधली नजर सीधे कबीर पर जाकर रुकी। उनके होंठ हिले। कबीर तुरंत झुककर उनके मुंह के पास अपना कान ले गया। बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज निकली, तुम कौन हो? कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दादाजी ने आंखें खोल दी थीं। वो जिंदा थे। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मैं कबीर हूं। दादाजी की आंखें तो खुल गई थीं, लेकिन उनकी याददाश्त अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। उनकी नजरें अब भी धुंधली थीं, जैसे किसी धुएं या धुंध में खोई हुई हों। कुछ पल बाद उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। उनके हाथ हवा में कुछ टटोलने लगे। मेरी दवा कहाँ है? उन्होंने बेचैनी से बुदबुदाया। कबीर का दिल बैठ गया। दादाजी ठीक नहीं लग रहे थे। चाचा, चाचा! दादाजी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। कबीर ने मुन्ना चाचा को आवाज दी। मुन्ना चाचा तुरंत पास आए। उन्होंने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा। बुखार तो नहीं है, लेकिन ये अभी पूरी तरह होश में नहीं लग रहे। तभी कबीर यादव की नजर जमीन पर पड़ी एक खाली दवा की शीशी पर गई। ये दादाजी के सूट से निकली थी। कबीर ने शीशी उठाई। लेवल पर छोटे छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा था। कबीर की आंखों की पुतलियां बिजली की रफ्तार से घूमी, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। शीशी पर लिखा हर एक अक्षर उसके दिमाग में छप गया। कबीर का दिमाग किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह था। एक बार जो जानकारी उसमें चली जाती थी, वो कभी फिर मिटती नहीं थी। 3 साल पहले पापा से हुई बात का एक एक शब्द कबीर को आज भी याद था। उसका दिमाग जैसे तस्वीरों का बहुत बड़ा स्टोर रूम था। बैच नंबर लॉट 403X, ये नंबर उसे कहीं देखा हुआ लगा। कबीर ने आंखें बंद कर ली। उसने अपने दिमाग की हजारों यादों वाली लाइब्रेरी खोल दी। हजारों यादें उसके सामने किताबों की अलमारियों की तरह खड़ी थीं। वो उनमें से वही याद ढूंढने लगा जिसकी उसे जरूरत थी। तभी कुछ दिन पहले का एक सीन उसके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगा। उस दिन वो मोहल्ले के मेडिकल स्टोर के पीछे रद्दी बीन रहा था। वहीं उसकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी जिस पर लिखा था एक्सपायर्ड दवाइयां। डिब्बे के अंदर स्वास्थ्य विभाग का एक सर्कुलर पड़ा था। माँ की बीमारी की वजह से कबीर ने उसे पढ़ लिया था। उसकी माँ एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी और कई तरह की दवाइयां खाती थी। पैसों की कमी की वजह से उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। कबीर हमेशा सोचता था कि शायद कहीं कोई सस्ती और बेहतर दवा मिल जाए। इसलिए वो मेडिकल स्टोर की रद्दी में पड़े कागज भी पढ़ लिया करता था। दवाइयों के पर्चे, कंपोजिशन लिस्ट, स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर, बाकी लोगों के लिए वो सब कचरा था, लेकिन कबीर के लिए माँ को बचाने वाली जानकारी। उस दिन पड़ी हुई हर लाइन उसके दिमाग में वैसे ही सेव थी। एक भी शब्द नहीं भूला था। उसने वही याद फिर से सामने लाई जैसे कोई पुराना फोटो एल्बम पलट रहा हो। स्वास्थ्य विभाग, तत्काल सर्कुलर, 20 नवंबर 2022, बैच नंबर लॉट 403X की दवाइयों को तुरंत नष्ट करने का आदेश। इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल में गंभीर साइड इफेक्ट मिले हैं। लंबे समय तक इसे खाने से डिमेंशिया यानी याददाश्त खोने जैसी बीमारी हो सकती है। देश के सभी मेडिकल स्टोर्स को इसे तुरंत नष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। कबीर ने झटके से आंखें खोल दी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ में जो दवा की शीशी थी, उसका बैच नंबर उसी सर्कुलर वाले नंबर से बिल्कुल मैच कर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। दादाजी यही दवा खा रहे थे, एक बैन हो चुकी दवा, ऐसी दवा जो इंसान की याददाश्त खत्म कर देती है। ये दवा तो बैन है, इसे खाने से तो याददाश्त चली जाती है। कबीर कांपती आवाज में बोला। अब सारी बातें उसके सामने साफ हो चुकी थीं। सुरजीत कुमार इलाज के नाम पर दादाजी को यही दवा दे रहा था ताकि उनकी याददाश्त खत्म हो जाए। ये सब सुरजीत कुमार कर रहा है। कबीर ने दांत भींचते हुए कहा। वो दादाजी को पागल साबित करके पूरी कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। मुन्ना चाचा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। साला कमीना! कबीर भी गुस्से से कांप रहा था। चाचा, हमें ये दवा बदलनी होगी, ये बिल्कुल नहीं दे सकते। मुन्ना चाचा ने पूछा, किससे बदलेंगे? कबीर बोला,
विटामिन से। मेरी माँ की मल्टी विटामिन की गोलियां हैं। मुन्ना चाचा ने गोदाम में ढूंढकर बिल्कुल वैसी ही एक खाली शीशी निकाली। कबीर बोला, मैं अभी घर से गोलियां लेकर आता हूँ। वो अंधेरे में दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ सो रही थी। उसने धीरे से दराज खोली। माँ की विटामिन की गोलियां वहीं रखी थीं। एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। अगर वो ये गोलियां ले गया तो माँ की दवा कम हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि दादाजी को बचाना ज्यादा जरूरी है। उसने शीशी उठाई और वापस भाग पड़ा। कबाड़ी की दुकान पहुंचकर उसने खाली शीशी में सारी विटामिन की गोलियां भर दी। दादाजी, आपकी दवा। दादाजी ने बिना कुछ सोचे विटामिन की गोली खा ली। अब आप ठीक हो जाएंगे। उस दिन के बाद कबीर रोज स्कूल से सीधे कबाड़ी की दुकान आने लगा। वो दादाजी की देखभाल करता, उन्हें विटामिन की गोली देता, पानी पिलाता। दादाजी अभी भी चुपचाप रहते थे, लेकिन कबीर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। चौथे दिन उसे दादाजी की आंखों में हल्का सा फर्क दिखा, जैसे उनकी नजर पहले से साफ हो रही हो। पांचवें दिन दादाजी पहली बार बोले, शुक्रिया। कबीर की आंखें भर आईं। छठे दिन तो उनकी आंखों में जैसे पूरी जान लौट आई। मैं कहाँ हूँ? उन्होंने धीरे से पूछा। कबाड़ी की दुकान में। बारिश वाले दिन आप सड़क पर गिरे मिले थे तो हम आपको यहाँ ले आए। दादाजी ने फिर पूछा, तुम कौन हो? मैं बस वहां से गुजर रहा था, आपको देखा तो यहाँ ले आया। दादाजी काफी देर तक कबीर को देखते रहे। फिर उनका झुर्रियों वाला हाथ धीरे धीरे उठा और उन्होंने कबीर के गाल को छू लिया। हाथ खुरदरा था, लेकिन उसमें बहुत अपनापन था। ये आंखें, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मैंने ये आंखें कहीं देखी हैं। अचानक उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद चमक उठी। होंठ कांपने लगे, आंखें भर आईं। राजीव, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। कबीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। राजीव यादव, यही तो उसके पापा का नाम था। तुम बिल्कुल राजीव जैसे दिखते हो। दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। कबीर की भी सांसें भारी हो गईं। दादाजी को उसके पापा याद थे और उन्हें कबीर में अपने बेटे की झलक दिख गई थी, अपनी ही दादाजी। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। दादाजी की याददाश्त वापस आ रही थी और उसके 7 सालों से दबे हुए सच भी सामने आने लगे थे। कबीर ने अपने गले में पड़ा पुराना चांदी का लॉकेट निकाला। ये लॉकेट पापा ने मरने से पहले उसे दिया था। उन्होंने कहा था, इसे हमेशा अपने पास रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यही उनकी आखिरी निशानी थी। कबीर ने कांपते हाथों से लॉकेट खोला। अंदर पापा की छोटी सी फोटो थी, जवानी के दिनों की मुस्कुराती हुई तस्वीर। उसने लॉकेट दादाजी के सामने कर दिया। ये मेरे पापा हैं। दादाजी की नज़र फोटो पर टिक गई। उनके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से लॉकेट पकड़ लिया और तस्वीर पर उंगलियां फेरने लगे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा, मेरा राजीव, कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़े। कबीर भी खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। मैं कबीर यादव हूँ, राजीव यादव का बेटा, आपका पोता। दादाजी ने सिर उठाकर उसे देखा। उनकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी थीं। मेरा पोता? जी दादाजी। इतना सुनते ही उन्होंने कबीर को अपनी बाहों में भर लिया। उनका शरीर अब कमजोर हो चुका था, लेकिन उस गले लगाने में इतना अपनापन था कि कबीर टूट गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, दादाजी रोते हुए बोले। राजीव के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। कबीर भी उनके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा। जन्म के बाद पहली बार उसे अपने दादाजी की बाहों का प्यार मिला था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। कुछ दिन और बीत गए। विटामिन की गोलियां खाते खाते दादाजी का दिमाग काफी हद तक साफ होने लगा। कबीर ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। कैसे सुरजीत कुमार ने मिड डे मील का पैसा खाया, कैसे इलाज के नाम पर उन्हें डिमेंशिया वाली दवा खिलाई। दादाजी ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। इन्हें मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो गया। कबीर, अब तुम्हारा यहाँ रहना भी सुरक्षित नहीं है। कबीर ने पूछा, क्यों? दादाजी बोले, क्योंकि सुरजीत कुमार कुछ भी कर सकता है। तभी बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। 4 काले रंग की सेडॉन कबाड़ी की दुकान के आंगन में आकर रुकी। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। मुन्ना चाचा ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, धत तेरे की, ये लोग फिर आ गए। इन्हें यहाँ का पता कैसे चला? कबीर के दिमाग में तुरंत एक बात आई, जीपीएस। चेयरमैन साहब के कपड़ों में जरूर कोई ट्रैकर लगा होगा।
तभी गोदाम का दरवाजा जोर से खुला। काले सूट पहने कई आदमी अंदर घुस आए। उनके पीछे धीरे धीरे सुरजीत कुमार अंदर आया। उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। डिमेंशिया के मरीज को ऐसे घर से भागना नहीं चाहिए। सब लोग बहुत परेशान थे। उसने ताने मारते हुए कहा। कबीर गुस्से से चिल्लाया, मेरे दादाजी को डिमेंशिया नहीं है। सुरजीत कुमार ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। छोटे बच्चों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, चेयरमैन साहब को लेकर चलो। दो आदमी तुरंत आगे बढ़े और दादाजी को पकड़कर खींचने लगे। दादाजी! कबीर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल दादाजी को जबरदस्ती काले रंग की सेडान में बैठा दिया गया। कुछ ही सेकंड में सारी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गईं। कबीर जमीन पर बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुस्से और बेबसी में मुट्ठियों से जमीन पीटने लगा। तभी मुन्ना चाचा ने उसे उठाया। रो मत बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दादाजी! कबीर की आवाज भर्रा गई। मुन्ना चाचा ने धीरे से कहा, मैंने सुन लिया था कि वो लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। कहाँ? समर ग्रुप के वीआईपी सिक्योरिटी हॉस्पिटल। कबीर ने फौरन अपने आंसू पोंछ दिए। उसकी आंखों में फिर वही तेज चमक लौट आई। उसने मन ही मन सारी बातें जोड़ ली। सुरजीत कुमार दादाजी को फिर से वही जहरीली दवा देगा। अगर ऐसा हुआ तो दादाजी दोबारा अपनी याददाश्त खो देंगे, शायद हमेशा के लिए। कबीर ने दांत भींच लिए। हमें दादाजी को बचाना होगा, उसने पूरे भरोसे से कहा। हमें सिक्योरिटी हॉस्पिटल जाना होगा। मुन्ना चाचा की आंखें फैल गईं। वो बहुत हाई सिक्योरिटी वाली जगह है, वहां कैसे जाओगे? कबीर बोला, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। मेरे पास एक खास ताकत है। अगले दिन कबीर समर ग्रुप के वीआईपी सिक्योरिटी हॉस्पिटल के सामने खड़ा था। मुन्ना चाचा भी उसके साथ थे। दोनों पहले से पूरा प्लान बनाकर आए थे। मुन्ना चाचा गार्डों का ध्यान भटकाएंगे और कबीर अंदर घुस जाएगा। हॉस्पिटल की लॉबी बहुत चमचमाती हुई थी। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। बेसमेंट में जाने वाली लिफ्ट के सामने एक सिक्योरिटी दरवाजा था जो सिर्फ पासवर्ड डालने पर ही खुलता था। तभी एक गार्ड वहां आया और पासवर्ड डालने लगा। बस उसी पल कबीर की नज़र बिजली की रफ्तार से उसकी उंगलियों पर गई। सिर्फ 0.1 सेकंड, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था। गार्ड की उंगलियों की हर हरकत उसके दिमाग में तस्वीर की तरह कैद हो गई। 4345, पूरा 4 अंकों का पासवर्ड हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप गया। कबीर ने हल्का सा इशारा किया। मुन्ना चाचा तुरंत लॉबी के अंदर घुस गए। अरे, मेरी रद्दी कहाँ गई? किसने चुराई मेरी रद्दी? वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। सारे गार्ड उनका तमाशा देखने और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। बस कबीर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो तेजी से सिक्योरिटी दरवाजे तक पहुंचा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दिमाग में कैद तस्वीर याद की। 4345। बीप के साथ हरी बत्ती जल उठी। दरवाजा खुल गया। कबीर तुरंत अंदर घुसा और लिफ्ट से बेसमेंट के दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया। सामने लंबा सफेद कॉरिडोर था। यही सिक्योरिटी हॉस्पिटल था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सुरजीत कुमार की। दवा ठीक से दे रहे हो ना? वो एक नर्स से बात कर रहा था। जी सर, बिल्कुल। इस बार डोज दुगना कर दो, उसे जल्दी से पागल बनाना है। कबीर ने अपनी सांस रोक ली। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। सुरजीत कुमार आगे बोला, कल बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव रखूंगा और पूरी मैनेजमेंट अपने नाम करवा लूंगा। कबीर ने उसकी कही हुई एक एक बात अपने फोटोग्राफिक दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर ली। थोड़ी देर बाद सुरजीत कुमार वहां से चला गया। कबीर धीरे से वीआईपी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। दादाजी बेड पर लेटे हुए थे। दादाजी! कबीर तेजी से उनके पास पहुंचा। कबीर, तुम यहाँ कैसे? दादाजी ने हैरानी से पूछा। कबीर ने राहत की सांस ली। शुक्र था कि दादाजी अभी भी होश में थे। अभी बात करने का टाइम नहीं है। यहाँ की कोई भी दवा मत खाइए। इतना कहकर कबीर ने अपनी जेब से विटामिन वाली वही शीशी निकाली। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है बेटा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। मैं ध्यान रखूंगा। कबीर ने दादाजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादाजी, इन लोगों के सामने बस डिमेंशिया का नाटक करते रहिए। क्या? दादाजी ने हैरानी से पूछा। तभी ये लोग पूरी तरह बेफिक्र हो जाएंगे। दादाजी ने कबीर को गौर से देखा। सिर्फ 12 साल के पोते की आंखों में
गजब की हिम्मत और पूरा भरोसा था। कल बोर्ड मीटिंग है। सुरजीत कुमार आपको चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की कोशिश करेगा। हाँ, वो धोखेबाज। मैं उसे रोकूंगा। मैं सबके सामने पूरा लेकर आऊंगा, दादाजी ने गुस्से में कहा। उनकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। लेकिन तुम कैसे? कबीर बिना डरे बोला। मैं एक बार जो भी देख लेता हूं उसे कभी नहीं भूलता। सारे सबूत मेरे दिमाग में हैं। इतना कहकर कबीर ने दादाजी के माथे को प्यार से चूम लिया। बस थोड़ा सा इंतजार करिए दादाजी, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और कबीर को देते हुए बोले, अपना ध्यान रखना और जाकर मैनेजर अमरपाल को ढूंढना। ये कागज उसे दे देना, सिर्फ वही मेरे सच पर भरोसा करेगा। कबीर ने सिर हिलाया, कागज संभाल कर अपनी जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल आया। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि कल इस पूरे खेल का हमेशा के लिए अंत करके रहेगा। अगली सुबह बोर्ड मीटिंग का दिन था। कबीर समर ग्रुप की बड़ी लॉबी में खड़ा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी जेब में दादाजी का दिया हुआ सीक्रेट लेटर रखा था, लेकिन बिना आई कार्ड के वो ऊपर नहीं जा सकता था। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। अब क्या करूं? कबीर ने धीरे से खुद से कहा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सूट पहने एक आदमी बाहर निकला। उसके नेम टैग पर लिखा था अमरपाल मैनेजर। कबीर की आंखें चमक उठी। यही है। वो बिना एक सेकंड गवाए दौड़कर उनके सामने पहुंच गए। अमरपाल जी! अमरपाल चौंक गए। उन्होंने सामने खड़े अनजान बच्चे को देखा। कौन हो तुम? कबीर ने बिना वक्त गवाए कहा, चेयरमैन साहब ने मुझे भेजा है। उन्होंने ये आपको देने के लिए कहा है। उसने अपनी जेब से वो मुड़ा हुआ कागज निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। अमरपाल ने भौहें सिकोड़ ली। ये क्या मजाक है? चेयरमैन साहब तो हॉस्पिटल में हैं। कबीर ने पूरी गंभीरता से कहा। चेयरमैन साहब को डिमेंशिया नहीं है। अमरपाल की आंखें फैल गईं। बच्चे की आंखों में उन्हें झूठ का एक भी निशान नहीं दिखा। उन्होंने फौरन कागज खोला। उस पर दादाजी यानी आदेश यादव की लिखावट थी। उसमें लिखा था, मैं आदेश यादव अपने पोते कबीर यादव को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ। नीचे लाल स्याही में अंगूठे का निशान लगा था और चेयरमैन की निजी मोहर भी थी। अमरपाल के हाथ कांपने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो सच है। उस कागज में कंपनी के कुछ ऐसे सीक्रेट भी लिखे थे जो सिर्फ चेयरमैन और अमरपाल ही जानते थे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कबीर के सामने घुटनों के बल बैठ गए। छोटे साहब, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चेयरमैन साहब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कबीर ने तुरंत पूछा, बोर्ड मीटिंग कब शुरू होगी? अमरपाल बोले, बस 10 बजे शुरू होने वाली है। सुरजीत कुमार ने चेयरमैन साहब को पद से हटाने का प्रस्ताव रखा है। कबीर ने बिना देर किए कहा, मुझे वहां ले चलिए। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। अमरपाल ने सिर हिलाया और दोनों लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां बोर्ड मीटिंग चल रही थी। मीटिंग रूम के बाहर पहुंचते ही अंदर से सुरजीत कुमार की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। चेयरमैन साहब इस वक्त डिमेंशिया की वजह से कंपनी का काम ठीक से नहीं संभाल सकते। कबीर ने दांत भींच लिए। उसे पता था कि ये पूरा झूठ है। सुरजीत कुमार आगे बोला, इसीलिए मैं आदेश को चेयरमैन के पद से हटाने का प्रस्ताव रखता हूँ। जो लोग सहमत हैं हाथ उठाइए। कई लोगों ने हाथ उठा दिए। सुरजीत कुमार मुस्कुराया और बोला, तो प्रस्ताव पास। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। अमरपाल की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि श्री कबीर यादव आ चुके हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गईं। फटे पुराने कपड़ों में 12 साल का एक छोटा सा लड़का अंदर आया। सुरजीत कुमार का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसी पल कबीर को पहचान लिया। ये क्या बकवास है? इसे बाहर निकालो, वो गुस्से से चिल्लाया। गार्ड आगे बढ़े ही थे कि अमरपाल ने ऊंची आवाज में कहा, रुकिए। सब वहीं ठहर गए। अमरपाल बोले, ये बच्चा चेयरमैन साहब का पोता है और उनके सीक्रेट ऑर्डर लेकर आया है। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। चेयरमैन साहब का पोता? कबीर बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बीच से चलता हुआ मीटिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सीधे सुरजीत कुमार की आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, समर फाउंडेशन के मिड डे मील के 50 लाख रुपए 15 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:27 पर निकाले गए थे। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कबीर आगे बोला,
और वो पैसा जिस सीक्रेट अकाउंट में गया उसका नंबर है। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने दिमाग में छपी तस्वीर पढ़ रहा हो। फिर बिना रुके पूरा 20 अंकों का अकाउंट नंबर मशीन की तरह बोल दिया। हॉल में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में कुछ बोले। सुरजीत कुमार का चेहरा देखते ही देखते सफेद पड़ गया। अमरपाल ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उसे हॉल की बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। उन्होंने वही अकाउंट नंबर डाला जो कबीर ने बताया था। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर रिजल्ट आ गया। अकाउंट होल्डर सुरजीत कुमार। पूरा हॉल हैरानी से गूंज उठा। नंबर बिल्कुल सही था। सुरजीत कुमार फौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ये झूठ है, सब बनाया हुआ है, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। कबीर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। बनाया हुआ नहीं है, मैं एक बार जो भी देख लेता हूं उसे कभी नहीं भूलता। मैंने श्रेडर के कागजों में ये सब अपनी आंखों से देखा था। सुरजीत कुमार के माथे पर पसीना आ गया। उसका चेहरा उतर चुका था। कबीर बिना रुके आगे बोला, और जो दवा आप दादाजी को दे रहे थे उसका बैच नंबर लॉट 403X है। उस दवा को स्वास्थ्य विभाग वाले पहले ही बैन कर चुके हैं। ये ऐसी दवा है जो धीरे धीरे इंसान की याददाश्त खत्म कर देती है। सुरजीत कुमार गुस्से से कांपने लगा। ये बेबुनियाद बातें कहां से ला रहे हो? ये लड़का पागल हो गया है, सब झूठ है। लेकिन कबीर की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। तभी उसके दिमाग में 8 साल पुरानी एक तस्वीर बिजली की तरह चमकी। बारिश का दिन था। खिड़की के बाहर एक आदमी हंस रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरजीत कुमार था। कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 8 साल पहले भी आपने यही किया था जब आपने मेरे पापा राजीव यादव को नौकरी से निकाला था। ये सुनते ही सुरजीत कुमार का चेहरा एकदम सख्त पड़ गया। पापा को कुछ पता चल गया था, इसलिए आपने उन पर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। कबीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। पापा 3 साल पहले इस दुनिया से चले गए। आखिरी सांस तक अपने ऊपर लगा झूठा दाग साफ नहीं कर पाए। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे सबने अपनी सांसें रोक ली हों। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। बस 12 साल के उस बच्चे की आंखों में गुस्सा, दर्द और हिम्मत साफ दिखाई दे रही थी। कबीर ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सा घिसा हुआ टेप रिकॉर्डर बाहर निकाला। ये पापा की आखिरी निशानी है। जाने से पहले उन्होंने ये माँ को दिया था। उसने रिकॉर्डर को मीटिंग टेबल पर रखा और प्ले बटन दबा दिया। रिकॉर्डर से चर्र की आवाज आई और फिर पूरे हॉल में एक आवाज गूंज उठी। रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। सुरजीत कुमार, ये एक गबन है। तुम फाउंडेशन का पैसा चुरा रहे हो। ये राजीव यादव की आवाज थी, मजबूत, साफ और बिल्कुल बेखौफ। कबीर की सांस जैसे रुक गई। 3 साल पहले गुजर चुके अपने पापा की आवाज दोबारा सुनकर उसका दिल भर आया। तभी रिकॉर्डिंग में सुरजीत कुमार की तेज आवाज सुनाई दी। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। आवाज 8 साल पुरानी थी, लेकिन पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। फिर राजीव यादव की आवाज आई। सुरजीत कुमार हंस पड़ा। तो क्या कर लोगे? मैं चेयरमैन साहब को सब बता दूंगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर रिकॉर्डिंग में सुरजीत कुमार की ठंडी और डरावनी हंसी गूंज उठी। अच्छा, चेयरमैन साहब को बताओगे? ठीक है, फिर देखना तुम्हारे परिवार का क्या हाल होता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कबीर का दिल जैसे बैठ गया। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि सुरजीत कुमार उसके परिवार को धमकी दे रहा था। फिर राजीव यादव की कांपती हुई आवाज आई, मेरे परिवार को कुछ मत करना। सुरजीत कुमार बोला, तो फिर अपना मुंह बंद रखो। समझ लो तुमने कुछ देखा ही नहीं। ये इल्जाम अपने सिर ले लो और चुपचाप यहां से चले जाओ। अगर नहीं माने तो तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। हादसे कभी भी हो जाते हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। सुरजीत कुमार सालों से फाउंडेशन में गबन कर रहा था। करोड़ों रुपए उसने फाउंडेशन से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पापा ने अपने परिवार को बचाने के लिए झूठा इल्जाम अपने सिर ले लिया था। उन्हें जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया गया था और उन्होंने 8 साल तक ये रिकॉर्डिंग संभाल कर रखी ताकि एक दिन सच सबके सामने आ सके। हॉल में बैठे सभी डायरेक्टर्स के चेहरे उतर गए। अब वो सुरजीत कुमार को बिल्कुल अलग नजर से देख रहे थे। कबीर ने रिकॉर्डर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया।
उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। तभी हॉल की बड़ी स्क्रीन पर अचानक एक नया वीडियो चलने लगा। अमरपाल ने हॉस्पिटल से लाइव वीडियो जोड़ दिया था। स्क्रीन पर दादाजी यानी आदेश यादव अस्पताल के बेड पर बैठे दिखाई दिए। उनकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। चेहरा दर्द से भरा हुआ था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक वो दर्द से करा उठे। राजीव। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। उनके कंधे कांपने लगे और वो फूट फूट कर रो पड़े। मैंने सुरजीत कुमार उस धोखेबाज की बात मान ली और अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। ये कहते हुए उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। राजीव, मुझे माफ कर देना। इस बात से बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरे हॉल में बैठे लोगों की आंखें भी नम हो गईं। किसी ने इतनी तकलीफ की उम्मीद नहीं की थी। कबीर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसके पापा को झूठे इल्जाम की वजह से घर भी छोड़ना पड़ा और नौकरी भी चली गई। अपने ही पिता का भरोसा खोकर उन्होंने पूरी जिंदगी दर्द में गुजार दी और 3 साल पहले बिना इंसाफ पाए इस दुनिया से चले गए। कबीर ने अपने दांत भींच लिए। उसके पूरे शरीर में गुस्से की आग जल रही थी। उसे अपने पापा के लिए इंसाफ चाहिए था। तभी एक सीनियर डायरेक्टर खड़ा हुआ और सुरजीत कुमार की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। ये रिकॉर्डिंग ही काफी है। अब तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। सुरजीत कुमार का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। सीनियर डायरेक्टर ने गुस्से में पूछा, हंस क्यों रहे हो? सुरजीत कुमार मुस्कुराया और बोला, आप लोगों को पता है आज की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। एआई वॉइस क्लोनिंग से सिर्फ कुछ मिनट की आवाज लेकर किसी की भी आवाज बनाई जा सकती है। उसने रिकॉर्डिंग की तरफ उंगली करते हुए कहा, यह नकली सबूत है। मुझे फंसाने की साजिश की गई है। डायरेक्टर्स के चेहरों पर फिर से शक दिखाई देने लगा। कबीर घबरा गया। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये झूठ है, वो जोर से चिल्लाया। लेकिन सुरजीत कुमार बस हंसता रहा। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि ये रिकॉर्डिंग सच में असली है? कबीर एक पल के लिए चुप हो गया। सच तो ये था कि उसके पास इसे असली साबित करने का कोई तरीका नहीं था। सुरजीत कुमार ने पूरे हॉल की तरफ देखते हुए कहा, कोई पक्का सबूत होना चाहिए, जैसे कोई असली दस्तावेज या लेजर। कबीर ने अपने होंठ काट लिए। उसे याद आया कि श्रेड किए हुए सारे दस्तावेज तो वो पहले ही जला चुका था। तभी एक डायरेक्टर बोला, फिलहाल फैसला यहीं रोक देते हैं। जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी डायरेक्टर्स ने भी सिर हिला दिया। सुरजीत कुमार के चेहरे पर फिर से राहत लौट आई। उसने मुस्कुराकर गार्ड्स की तरफ देखा। अब इस लड़के को बाहर निकालो। बोर्ड मीटिंग में हंगामा करने के जुर्म में इसे पुलिस के हवाले कर दो। गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने कबीर का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। कबीर पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन उनकी ताकत के सामने वो कमजोर पड़ गया। तभी अमरपाल आगे आए। रुकिए, ये चेयरमैन साहब का पोता है, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। सुरजीत कुमार फिर हंस पड़ा। पोता? कोई सबूत है? डीएनए टेस्ट करवाया है? अमरपाल चुप रह गए। सुरजीत कुमार ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स कबीर को खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। सुरजीत कुमार हंसते हुए बोला, जब असली सबूत मिल जाए तब आना। सबसे पहले मैं ही तुमसे माफी मांगूंगा। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि उसी पल कबीर के दिमाग में बिजली की तरह एक पुरानी याद कौंध गई। गार्ड उसे बाहर खींच रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में यादों का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। हजारों यादों के बीच एक पुरानी तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आने लगी। पापा के छोड़े हुए सामान का एक डिब्बा, जिसे माँ आज भी संभाल कर रखती थी। उसी डिब्बे में एक पुरानी फोटो थी। उसमें दादाजी आदेश यादव और पापा राजीव यादव साथ बैठकर शतरंज खेल रहे थे। उस वक्त पापा करीब 18 साल के रहे होंगे। दोनों हंस रहे थे। पहली बार जब कबीर ने वो फोटो देखी थी तब उसे बस एक पुरानी याद लगी थी, लेकिन अब उसे उस तस्वीर का एक एक हिस्सा साफ दिखाई देने लगा। खासकर शतरंज का बोर्ड, काले और सफेद मोहरों की हर पोजीशन उसके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कोई साधारण खेल नहीं था। वो सिर्फ शतरंज की बाजी नहीं थी, उसमें कोई सीक्रेट छिपा हुआ था। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। पापा और दादाजी ने उस तस्वीर में कोई राज छिपाया था। वो मन ही मन बुदबुदाया,
गार्ड उसे बाहर खींच रहे थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस शतरंज के बोर्ड पर था। काले मोहरे, सफेद मोहरे, उनकी जगह जरूर कोई ऐसा इशारा था जो पूरी बाजी पलट सकता था। शतरंज के बोर्ड में छिपा राज ही पापा का आखिरी मैसेज था। यही पूरी बाजी पलटने की चाबी थी। कबीर के दिमाग में तस्वीर और भी साफ होने लगी। काले और सफेद मोहरों की पूरी बिसात उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। 8x8 का पूरा शतरंज का बोर्ड और हर खाने का कोऑर्डिनेट उसके दिमाग में साफ उभर आया। कभी उसकी आंखें चमक उठी। रुकिए, कबीर जोर से चिल्लाया। गार्ड वहीं रुक गए। मुझे पासवर्ड मिल गया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। शतरंज के बोर्ड के कोऑर्डिनेट ही पासवर्ड हैं। अमरपाल तुरंत उसकी तरफ दौड़ कर आए। क्या मतलब? कबीर जल्दी से बोला। पापा की छोड़ी हुई तस्वीर में जो शतरंज का बोर्ड था वो सिर्फ खेल नहीं था। अगर उसके कोऑर्डिनेट को नंबरों में बदला जाए तो वही पासवर्ड बनता है। अमरपाल की आंखें फैल गईं। तिजोरी का पासवर्ड? कबीर ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, दादाजी के स्टडी रूम में एक छिपी हुई तिजोरी है। असली सबूत वहीं मिलेंगे। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। स्टडी रूम में तिजोरी? तभी एक सीनियर डायरेक्टर खड़े हुए। एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है? सुरजीत कुमार गुस्से से भड़क उठा। यह सब बकवास है। ये लड़का मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। सीनियर डायरेक्टर ने शांत आवाज में कहा। तो चलकर देख लेते हैं। अगर तिजोरी नहीं मिली तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। बाकी डायरेक्टर्स ने भी हामी भर दी। हाँ, चलिए देखते हैं। सुरजीत कुमार ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, चलिए। वैसे भी वहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज साफ बता रही थी कि उसके मन में डर बैठ चुका था। सब लोग चेयरमैन आदेश यादव के स्टडी रूम की तरफ गए। तीसरी मंजिल पर बने उस पुराने पर्सनल ऑफिस की तरफ जाते हुए कबीर का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। पापा का छोड़ा हुआ आखिरी सुराग और 8 साल से छिपा सच अब सामने आने वाला था। स्टडी रूम का दरवाजा खुला तो पुरानी किताबों और लकड़ी की हल्की सी महक पूरे कमरे में फैल गई। दादाजी काफी समय से यहाँ नहीं आए थे। एक दीवार पर बड़ी बड़ी किताबों की अलमारी थी और उसके ठीक बगल में लकड़ी का एक पुराना शतरंज का बोर्ड रखा था। कबीर धीरे धीरे बोर्ड के पास पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे। सामने रखा बोर्ड पूरी तरह खाली था। उस पर एक भी मोहरा नहीं था, लेकिन कबीर के दिमाग में तस्वीर वाला बोर्ड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। हर मोहरा, हर जगह, हर चाल, सब कुछ। उसने गहरी सांस ली और बोर्ड की तरफ इशारा किया। यही है, यही इस तिजोरी की चाबी है। अमरपाल ने हैरानी से पूछा। लेकिन ये खुलेगा कैसे? कबीर बोला। तस्वीर में जहां जहां मोहरे रखे थे उन्हीं जगहों को उसी क्रम में दबाना होगा। उसने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए, आंखें बंद की और अपने दिमाग में वही पुरानी तस्वीर देखी। पहला काला मोहरा। उसने बोर्ड का एक खाना दबाया। क्लिक। कमरे में हल्की सी आवाज गूंज गई। सबने अपनी सांस रोक ली। कबीर आगे बढ़ता गया। वो एक एक करके तस्वीर में दिख रहे सभी खाने दबाता गया। हर बार क्लिक 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 की आवाज आती रही। 12 जगह दबाने के बाद वो अचानक रुक गया। उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। अमरपाल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कबीर की आंखों में आंसू भर आए। आखिरी मोहरा। उसकी आवाज भर्रा गई। तस्वीर में पापा ने उसे हाथ में पकड़ रखा था, बोर्ड पर रखा ही नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली। उसे पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। उनके हाथ में काला मोहरा था, जैसे वो आखिरी चाल चलने ही वाले हों। कबीर ने खुद से पूछा, पापा आप आखिरी मोहरा कहाँ रखने वाले थे? उसने फिर पूरी तस्वीर अपने दिमाग में देखी। इस बार उसकी नजर पापा की आंखों पर गई। पापा सीधे शतरंज के बोर्ड के बीच वाले हिस्से को देख रहे थे। बोर्ड का दिल, बीच वाला खाना। कबीर की आंखें चमक उठी। मास्टर स्ट्रोक। वो धीरे से बोला। पापा जानते थे कि एक दिन कोई ना कोई इस राज को जरूर समझ जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पापा मैंने ढूंढ लिया, आखिरकार मैंने ढूंढ लिया। उसने कांपती हुई उंगली से बोर्ड के बीच वाले खाने को दबा दिया। खटाक। पूरे कमरे में जोरदार आवाज गूंज उठी। दीवार हल्की सी कांपने लगी। किताबों की पूरी अलमारी धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगी और उसके पीछे छिपी एक विशाल लोहे की तिजोरी सबके सामने आ गई। ओह! कई डायरेक्टर्स के मुंह से एक साथ निकला। सच में वहां तिजोरी थी, पूरे 8 साल से छिपी हुई तिजोरी। सुरजीत कुमार का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था।
उसके पैर कांप रहे थे। उसी समय स्टडी रूम की स्क्रीन पर हॉस्पिटल का लाइव वीडियो चल पड़ा। आदेश यादव ने मरीजों वाले कपड़े उतार दिए थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अब मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने का वक्त आ गया है। इतना कहकर उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। इधर स्टडी रूम में तिजोरी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। जंग लगे कब्जों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। 8 साल से बंद वो तिजोरी आखिर खुल गई। कबीर ने सांस रोक ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पापा ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो सच बचाकर रखा था वो अब सबके सामने आने वाला था। तिजोरी पूरी तरह खुल गई। अंदर पुराने पीले पड़ चुके कागजों का एक बंडल रखा था। सबसे ऊपर हाथ से लिखा एक खत रखा था। कबीर ने कांपते हाथों से वो खत उठाया। लिखावट देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वो राजीव यादव की लिखावट थी। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। इस खत को पढ़ने वाले के नाम, मैं राजीव यादव हूँ। इस तिजोरी में सुरजीत कुमार के गबन के सारे सबूत हैं। 8 साल पहले उसने फाउंडेशन के करोड़ों रुपए चुराए। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, मैं ये सारे सबूत यहाँ छोड़ रहा हूँ। राजीव यादव। खत पढ़ते पढ़ते कबीर की आवाज भर्रा गई। उसने खत को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, मैंने ढूंढ लिया, आखिरकार आपका सच ढूंढ लिया। अमरपाल ने तिजोरी से बाकी दस्तावेज निकाले। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तो ओरिजिनल डबल एंट्री लेजर है। उन्होंने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। हर पन्ने पर साफ दिखाई दे रहा था कि फाउंडेशन के असली खर्च और ऑफिस के रिकॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क था। फिर उन्हें एक और दस्तावेज मिला। वो सुरजीत कुमार के साइन वाला अप्रूवल नोट था। अमरपाल के हाथ कांपने लगे। इसमें साफ लिखा है कि 15 करोड़ रुपए इनके निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं और नीचे इनके अपने साइन भी हैं। पूरे कमरे में बैठे डायरेक्टर्स हैरान रह गए। ये तो पक्का सबूत है। सुरजीत कुमार धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके चेहरे से जैसे सारा खून उतर चुका था। उसने कमजोर आवाज में कहा, ये सब नकली है, ये सब बनाया गया है। लेकिन अब उसकी बात पर कोई भरोसा करने वाला नहीं था। 8 साल से बंद तिजोरी में रखे दस्तावेजों से छेड़छाड़ होना नामुमकिन था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुला। आदेश यादव अंदर आए। दादाजी! कबीर दौड़कर उनसे लिपट गया। सब मिल गया, पापा के छोड़े हुए सारे सबूत। आदेश जी ने अपने पोते को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हाँ बेटा, तुमने कर दिखाया। फिर उन्होंने सुरजीत कुमार की तरफ देखा। उनकी आवाज दर्द और गुस्से से कांप रही थी। सुरजीत, अब मुझे सब सच पता चल गया है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया था? सुरजीत कुमार एक कदम पीछे हट गया। आदेश यादव बोले, मेरा बेटा कंपनी को बचाने निकला था और तुमने उसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजीव, मुझे माफ कर देना, इस बाप से बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी, पापा आपसे कभी नाराज नहीं थे। ये देखिए उनका खत। आदेश यादव ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, पुलिस को बुलाओ, सुरजीत कुमार को अभी के अभी गिरफ्तार करो। सुरजीत कुमार वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में साफ हार दिखाई दे रही थी। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कबीर अपने पापा का खत सीने से लगाए खड़ा था। 8 साल से दबा हुआ सच आखिर पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। कुछ ही मिनटों में पुलिस स्टडी रूम में पहुंच गई। सुरजीत कुमार दीवार के सहारे कांपता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर अब डर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और बोला, सुरजीत कुमार, आपको गबन और धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने जैसे ही हथकड़ी निकाली, उसी पल सुरजीत कुमार की आंखें पलट गईं। वो पागलों की तरह हंसने लगा। ये सब झूठ है। इस लड़के ने मेरे खिलाफ पूरी साजिश रची है। पुलिस उसके पास पहुंची तो उसने अचानक भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। धड़ाम, वो सीधे मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका महंगा सूट धूल में सन गया। वही सूट जिसे पहनकर वो कभी बड़े घमंड से चला करता था। वो जमीन पर घिसटते हुए एक डायरेक्टर के पास पहुंचा और उसका पैर पकड़ लिया। मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई, बस एक मौका दे दीजिए। सीनियर डायरेक्टर ने बिना कुछ बोले अपना पैर पीछे खींच लिया। हाथ छोड़ो। बाकी सारे डायरेक्टर्स भी एक एक कदम पीछे हट गए। अब कोई भी उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था। कोई उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था।
पुलिस ने सुरजीत कुमार को उठाया और तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। सुरजीत कुमार को बाहर ले जाया जा रहा था। स्टडी रूम से बाहर निकलते ही उसकी नज़र कॉरिडोर में लगी हुई बड़ी स्क्रीन पर पड़ी। पूरी कंपनी में लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। लॉबी हो, ऑफिस हो या कैंटीन, हर जगह कर्मचारी वही नज़ारा देख रहे थे। स्क्रीन पर सुरजीत कुमार का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था। महंगा सूट धूल में सना हुआ था और उसका चश्मा भी टूट चुका था। एक वक्त था जब वो समर ग्रुप का सबसे ताकतवर आदमी बनने का सपना देखता था। हर कोई उसके सामने सिर झुकाता था, लेकिन आज वही आदमी हथकड़ी पहने पुलिस के साथ एक अपराधी की तरह जा रहा था। कर्मचारी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अरे ये यही तो है सुरजीत कुमार। सुना है इसने करोड़ों का गबन किया है। चेयरमैन साहब के बेटे पर भी झूठा इल्जाम लगाया था। किसी ने सिर हिलाया तो किसी ने लंबी सांस ली, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं थी। यही था सुरजीत कुमार के घमंड और लालच का सबसे शर्मनाक अंजाम। स्टडी रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। दादाजी कबीर का दिया हुआ खत हाथ में पकड़े खड़े थे। वो खत उनके बेटे राजीव यादव का था। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे खत पढ़ना शुरू किया। इस खत को पढ़ने वाले के नाम मैं राजीव यादव हूँ। बेटे की लिखावट देखते ही दादाजी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आगे लिखा था, मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए चुप रहना चुना, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, इसलिए मैं ये सारे सबूत छोड़कर जा रहा हूँ। दादाजी का सीना दर्द से भर गया। उनके बेटे ने कभी कंपनी के साथ धोखा नहीं किया था। उसने तो कंपनी को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आगे लिखा था, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आखिरी वक्त तक आपको सच नहीं बता पाया। ये पढ़ते ही दादाजी पूरी तरह टूट गए। जिस बेटे को उन्होंने गलत समझकर घर से निकाल दिया था, वही बेटा उनसे माफ़ी मांग रहा था। दादाजी कांपती हुई आवाज़ में बोले, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए बेटा। अब उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी दूर फेंक दी। छड़ी फर्श पर लुढ़क गई और दादाजी वहीं जमीन पर बैठ गए। 75 साल की जिंदगी में कभी किसी के सामने न झुकने वाला वो मजबूत इंसान आज पूरी तरह बिखर चुका था। राजीव, दादाजी जोर जोर से रो पड़े। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस बाप से बहुत बड़ी गलती हो गई। उनके कंधे लगातार कांप रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे। अब वहां कोई अरबपति चेयरमैन नहीं था। वहां सिर्फ अपना बेटा खो चुका एक बूढ़ा बाप बैठा था। कबीर यादव तुरंत उनके पास आया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से दादाजी का हाथ पकड़ लिया। दादाजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसी में छिपा लिया। कबीर, उनकी आवाज़ भर्रा गई, तुम्हारा दादाजी बहुत बड़ा गुनहगार है। कबीर की आंखों से भी आंसू बह निकले। दादाजी सिसकते हुए बोले, मेरी आंखों पर भरोसे का ऐसा पर्दा पड़ा था कि मैंने एक धोखेबाज की बात मान ली। मैंने अपने ही बेटे को अपने हाथों से खो दिया। स्टडी रूम में मौजूद अमरपाल और बाकी डायरेक्टर्स चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। पूरी जिंदगी कभी किसी के सामने न झुकने वाले आदेश यादव आज अपने 12 साल के पोते के सामने पूरी तरह टूट चुके थे। कबीर ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, दादाजी प्लीज मत रोइए, आप भी तो पापा से बहुत प्यार करते थे। दादाजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो बार बार यही कहते रहे। फिर उन्होंने कबीर की पीठ थपथपाई और बोले, अगर तुम नहीं होते तो ये सच हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर भी उन्हें कसकर गले लगाए रहा। बचपन के बाद पहली बार मिले दादाजी अब उसके लिए दुनिया के सबसे अनमोल इंसान बन चुके थे। कबीर ने धीरे से कहा, दादाजी अब हम एक परिवार हैं। माँ है, आप हैं और मैं हूँ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दादाजी ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कबीर के माथे को चूम लिया। तुम मेरे घर का सबसे अनमोल हीरा हो, मेरे राजीव का सबसे प्यारा तोहफा। ये सुनकर कबीर की आंखें फिर से भर आईं। स्टडी रूम के बाहर कॉरिडोर के एक कोने में मुन्ना चाचा खड़े थे। दरवाजे की हल्की सी दरार से वो दादाजी और कबीर को गले मिलते हुए देख रहे थे।
उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, सच में बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। फिर उन्होंने अपनी पुरानी आस्तीन से आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले वहां से मुड़ गए। उन्हें किसी इनाम या तारीफ की जरूरत नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी बस यही थी कि उस मासूम बच्चे को आखिरकार अपना परिवार मिल गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले उन्होंने धीरे से कहा, खुश रहना बेटा, हमेशा खुश रहना कबीर। कबीर ने दादाजी की तरफ देखा। अब उसे दादाजी भी मिल चुके थे। पापा, अब मैं दादाजी के साथ बहुत खुशी से रहूंगा। माँ की हर बात भी मानूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। कबीर ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने लॉकेट में लगी पापा की मुस्कुराती हुई तस्वीर आ गई। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आई लव यू पापा। दादाजी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। घर लौटते वक्त कबीर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। उसके दिमाग की वो अनोखी लाइब्रेरी, जिसमें हजारों यादें हमेशा के लिए बस जाती थीं, अब बदल चुकी थी। पहले वहां सिर्फ दर्द भरी यादें थीं, श्रेड किए हुए कागजों के नंबर, अस्पताल के बिल, माँ की दवाइयों का हिसाब और भूख में कटे हुए दिन। लेकिन अब उन दुखों की जगह नई खुशियां जमा होने लगी थीं। दादाजी से पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, तीनों का एक साथ बैठकर खाना और परिवार का फिर से एक हो जाना। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो अपने परिवार के साथ बिताए हर खूबसूरत पल को अपनी यादों की लाइब्रेरी में हमेशा के लिए संभाल कर रखेगा। जो कबीर कभी रत्ती बीनता था, भूख से कांपता था, वही 12 साल का कबीर आज अपने परिवार के प्यार में मुस्कुरा रहा था। पापा का छोड़ा हुआ प्यार, दादाजी का दोबारा मिला साथ और माँ की बची हुई उम्मीद, अब यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी जिंदगी में जितना भी दर्द था, उसकी जगह अब खुशियों ने ले ली थी और ये सारी यादें उसके दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गई थी। उसकी माँ का अच्छे अस्पताल में सही इलाज हुआ तो वो भी पूरी तरह ठीक हो गई। अब कबीर एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था और उसकी जिंदगी खुशियों से पूरी तरह से भर चुकी थी। ये कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत कभी हारती नहीं। चाहे झूठ और लालच कुछ समय के लिए जीतते हुए दिखाई दे, लेकिन अंत में सच ही सामने आता है। मुश्किल हालात में भी सही रास्ता चुनने वाला इंसान एक दिन अपने साथ साथ अपने अपनों के लिए भी न्याय और खुशियां लेकर आता है। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। ये एक काल्पनिक रचना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संस्थाएं और संवाद पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या वास्तविक घटना से इसकी कोई समानता मात्र संयोग मानी जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।